Hello champs, today we are going to discuss the topic of price determination and market equilibrium. And in this video, we will going to complete the chapter number 11 of microeconomics and it is the last chapter of microeconomics series. इस लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स को समझा जिसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली जैसे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिस्कस किया. ठीक है. सो प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए और मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए पहले हमें जानना है कि मार्केट क्या है, मार्केट क्या कंसिस्ट करती है. सो मार्केट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स. द फर्स्ट इज़ डिमांड जो डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर. सेकंड इज़ सप्लाई जो डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ फर्म. ये कहाँ पे बिहेवियर कहाँ पे शो कर रहा है, मार्केट के अंदर. ठीक है. एंड थर्ड इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम जो कनेक्ट करता है डिमांड को और सप्लाई को, जो डिस्क्राइब करता है कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को इंटरेक्शन इन द मार्केट. Okay, so now we will discuss about market equilibrium. So how we will determine the market equilibrium? Equilibrium refers to a state of balance. ठीक है, state of balance under perfect competition. Market equilibrium is determined when market demand is equal to the market supply. When market demand is equal to the market supply, we will got our market equilibrium. So it is a state of balance. Okay. So market equilibrium is determined when the quantity demanded of a commodity becomes equal to the quantity supplied. It means कि जितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है मार्केट में उतनी क्वांटिटी की सप्लाई भी है मार्केट में. एंड जब वो दोनों मीट करते हैं एक पॉइंट पे, उसी को हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम. ओके. इसको हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम किस तरीके से हम दिखा सकते हैं. लेट सपोज प्राइस है चॉकलेट का 2 रुपीज़, 4 रुपीज़, 6 रुपीज़, 8 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़. ओके. सो उस टाइम पे डिमांड जो है चॉकलेट की, जिस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है उस तरीके से डिमांड कम होगी. लेट्स देखिए 100 रुपीज़, 100 यूनिट्स, 80 यूनिट्स, 60 यूनिट्स, 40 यूनिट्स एंड 20 यूनिट्स. ठीक है. प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है. ये शो कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप जो कि हमने पढ़ा है डिमांड वाले चैप्टर में, बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. एंड मार्केट सप्लाई, जो सप्लाई है चॉकलेट की वो बढ़ेगी क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है. प्राइस बढ़ने की वजह से अगर सप्लाई बढ़ रही है तो ये शो करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. ओके. सो अब समझते हैं शॉर्टेज और सरप्लस क्या होता है. ठीक है. एंड एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई क्या होता है. देखिए यहाँ पे मार्केट डिमांड 100 है और मार्केट सप्लाई 20 है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, यानी कि शॉर्टेज कितनी है 80 की. तो इसको कहेंगे एक्सेस डिमांड व्हेन मार्केट डिमांड इज़ मोर देन मार्केट सप्लाई. सेम केस विथ ₹4 प्राइस. 80 है मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई है 40, यानी शॉर्टेज है -40 की. 40 की शॉर्टेज है, इसको भी हम एक्सेस डिमांड कहेंगे. ठीक है. सेकेंड कॉन्सेप्ट है, लेट सपोज 8 रुपये प्राइस पे डिमांड है 40 और मार्केट सप्लाई है 80. यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है. इस वाले केस में डिमांड ज़्यादा थी, इस वाले केस में सप्लाई ज़्यादा है. तो सप्लाई ज़्यादा है तो सरप्लस है, यानी 40 का सरप्लस है. इसको हम कहेंगे एक्सेस सप्लाई. यहाँ पे मार्केट सप्लाई ज़्यादा है मार्केट डिमांड से. ठीक है. यहाँ पे मार्केट डिमांड ज़्यादा थी, मार्केट सप्लाई थी. यहाँ पे मार्केट सप्लाई ज़्यादा है. देखिए 10 रुपीज़ प्राइस पे 20 डिमांड है और 100 जो है मार्केट सप्लाई है, तो 80 की हमारे पास सरप्लस है, तो एक्सेस सप्लाई है. ठीक है. तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, इक्विलिब्रियम लेवल कब होगा, 6 रुपये पे. जब 6 रुपये प्राइस पे मार्केट डिमांड भी 60 है, मार्केट सप्लाई भी 60 है, तो ना तो शॉर्टेज है ना तो सरप्लस है. तो इक्विलिब्रियम लेवल जब मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई है. इसको हमें कर्व के थ्रू समझते हैं. ठीक है. ये हमने इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया है, बट हम आज के डिस्कस कर रहे हैं एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई किस तरीके से होता है और किस तरीके से इसके थ्रू हम इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं. ओके. देखिए ये है एक कर्व. यहाँ पे हमने प्राइस ऑफ चॉकलेट दिया है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई जो है चॉकलेट की है. ठीक है. डिमांड का हमें पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई का हमें पता है अपवर्ड स्लोपिंग होता है. ठीक है. लेट सपोज 6 रुपये पे इनका इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो रहा है और पॉइंट ई डिनोट कर रहा है इक्विलिब्रियम. ठीक है. 6 रुपीज़ इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस, 60 यूनिट्स इज़ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ओके. ठीक है. ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम. तो मार्केट इक्विलिब्रियम जो है डिटरमाइंड हो रहा है एट पॉइंट ई. इक्विलिब्रियम प्राइस है ₹6, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है 60 चॉकलेट्स की. ओके. लेट सपोज इस वाले केस में जो हमने एक्सेस सप्लाई की बात करी, जब 10 रुपीज़ प्राइस था तो उस टाइम पे देखिए इस पॉइंट पे हमारा डिमांड थी 20. ठीक है. और सप्लाई थी 100. ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है, ये गैप है. देखिए इतना
कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ये क्या है, एक्सेस सप्लाई, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है पूरा, ये हमारा एक्सेस सप्लाई का एरिया है, ठीक है। अगर हम इक्विलिब्रियम पे आना चाहते हैं तो इसके लिए एक कंडीशन होती है जो एक्सेस सप्लाई को धीरे धीरे रिड्यूस करेगी, इसको कहते हैं हम क्राउडिंग इन इफेक्ट, ठीक है। क्राउडिंग इन इफेक्ट जो एक बार मैंने डिस्कस किया था, मैंने कहा था फ्यूचर वीडियो में बताऊंगा क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट क्या होता है। ये सेम ही चीज़ यही होती है, जब एक्सेस सप्लाई होता है एंड जब हम इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेंगे तो उसको क्राउडिंग इन कहेंगे, ठीक है। ओके, सो मार्केट डिमांड कर्व DD जो कि शो कर रहा है ये मार्केट डिमांड कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व SS इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट E विच इज़ द मार्केट इक्विलिब्रियम। At this point, ₹6 is determined as the equilibrium price and 60 chocolates as the equilibrium quantity, जो कि हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। जैसे कि एक्सेस डिमांड का एक कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे हमने एक्सेस डिमांड देखा था, ठीक है। देखिए एक्सेस डिमांड क्या होता है। एक्सेस डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि क्वांटिटी जब सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम एक्सेस डिमांड। देखिए यहाँ पे कैसे क्वांटिटी ज़्यादा है डिमांड से, देखिए डिमांड कर्व ये रहा हमारा, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा देखिए क्या है, डिमांड है Q1 बट हमारी सप्लाई अभी Q2 लेवल पे, यानी सप्लाई हमारी कम है, सप्लाई इज़ लेस एंड डिमांड इज़ मोर, तो यानी एक्सेस डिमांड हो गया यहाँ पे। तो ये जो एरिया होगा ना हमारा इतना, ये हमारा एक्सेस डिमांड का एरिया है यहाँ तक का, इस कर्व से यहाँ तक का। ओके, सो पढ़ते हैं क्या है। एक प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे, ये प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है, ये प्रिवेलिंग क्वांटिटी है, ये इक्विलिब्रियम है। बट P2 प्राइस पे, व्हेन P2 प्राइस इज देयर इज एक्सेस डिमांड बिकॉज सप्लाई इज लेस एंड डिमांड इज मोर। द एक्सेस डिमांड ऑफ Q1 Q2, व्हाट इज Q1 Q2, ये एक्सेस डिमांड है, ठीक है। ये एरिया जो है ये एक्सेस डिमांड है, ठीक है। विल लीड टू कॉम्पिटिशन अमंग द बायर्स एज ईच बायर वांट टू हैव अ कमोडिटी। देखिए यहाँ पे प्राइस देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है इसलिए लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। डिमांड ज़्यादा है, देखिए डिमांड ज़्यादा है और क्वांटिटी कम है, क्योंकि प्राइस कम है, तो प्राइस कम है तो लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। बट इससे होगा क्या, इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा अमंग द बायर्स, वही कंपटीशन की वजह से वो डिमांड बढ़ा देंगे एज ईच बायर वांट टू हैव द कमोडिटी, क्योंकि प्राइस कम है। बायर वुड बी रेडी टू पे हायर प्राइस, तो धीरे धीरे क्या होगा, देखिए सप्लाई कम है तो क्या करेगा बायर, क्या करेगा, यार मुझे भी चाहिए, मुझे दो, मैं इसके लिए ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या होगा, जब ज़्यादा प्राइस को वो पे करने के लिए तैयार हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा ना, धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाने लगेगा, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा हमारी जो डिमांड है ना वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और हमारी सप्लाई भी इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ने लगेगी। ये वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी और ये थोड़ा थोड़ा कम होगी, ठीक है। देखिए इसको किससे की समझते हैं। बायर वुड रेडी टू पे हायर प्राइस टू मीट देयर डिमांड विच विल लीड टू राइज इन प्राइस, जो कि राइज करेगा प्राइस में, क्योंकि लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार होंगे। जैसे जैसे ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार होंगे प्राइस इंक्रीज़ करने लगेगा, ठीक है ना, प्राइस इंक्रीज़ कर लगेगा, ठीक है। तो विद इंक्रीज इन द प्राइस मार्केट डिमांड विल फॉल ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड। देखिए जैसे कि प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, ये है लॉ ऑफ डिमांड जो हमने डिमांड के चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा मार्केट डिमांड फॉल करने लगेगी ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड, और मार्केट सप्लाई राइज करने लगेगी ड्यू टू लॉ ऑफ सप्लाई, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, ठीक है। तो द प्राइस विल कंटिन्यू टू राइज, प्राइस जब तक बढ़ेगा टिल द एक्सेस डिमांड इज़ वाइप्ड आउट, यानी जब तक एक्सेस डिमांड खत्म नहीं हो जाती। इवेंचुअली द प्राइस विल इंक्रीज टू अ लेवल, उस लेवल तक प्राइस बढ़ जाएगा वेयर मार्केट डिमांड बिकम्स इक्वल टू मार्केट सप्लाई एट OQ एंड इक्विलिब्रियम प्राइस OP इज ऑब्टेन्ड, यानी कि OQ जो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है एंड OP हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। इस प्राइस पे जो हमारा इक्विलिब्रियम आएगा यही हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो हमने समझा कि किस तरीके से अगर एक्सेस डिमांड हो तो लोग जो है ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो लॉ ऑफ डिमांड की वजह से डिमांड जो है वो कम होने लगेगी, और लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है कि प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, तो सप्लाई बढ़ने लगेगी, ठीक है। और जब तक बढ़ेगी जब तक कि एक ऐसे पॉइंट पे नहीं आ जाते जहाँ पे दोनों मीट करें, यानी वो प्राइस OP प्राइस पे और O की क्वांटिटी पे। ओके, तो हमने एक्सेस डिमांड के कंसेप्ट को पढ़ लिया, अब हम एक्सेस सप्लाई के कंसेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सेस सप्लाई रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, यानी कि क्वांटिटी
सप्लाइड जो है ज़्यादा है क्वांटिटी डिमांड से, यानी जो हम सप्लाई है मार्केट में वो ज़्यादा है और डिमांड अभी उतनी है नहीं, तो इसको कहेंगे हम एक्सेस सप्लाई। देखिए इस P1 प्राइस पे देखिए, ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व देखिए Q2 हमारा डिमांड है और इसी पे आगे लेके जाएंगे हम इस S वाले कर्व तक, तो S वाले कर्व पे Q1 हमारी सप्लाई है। तो देख रहे हैं आप कि सप्लाई हमारी ज़्यादा है, Q1 ज़्यादा है और Q2 कम है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि सप्लाई एक्सेस है, यानी सप्लाई ज़्यादा है और उतनी डिमांड है नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, देखिए एक्सेस सप्लाई ऑफ Q1 Q2, ये हमारी Q1 Q2, ये Q1 से लेके Q2 तक की एक्सेस सप्लाई है, विल लीड टू कंपटीशन अमंग द सेलर्स। सेलर्स के अंदर एक कंपटीशन की भावना होगी, एज ईच सेलर वांट टू सेल हिज प्रोडक्ट, हर सेलर को अपने प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है। अगर उसने प्रोडक्ट में सप्लाई उसकी प्रोडक्ट की सप्लाई है मार्केट में, तो उसको वो चाहता है कि वो बिके, और लेकिन डिमांड नहीं है, तो क्या करेगा, कंपटीशन आ जाएगा सेलर्स के बीच में, मैं बेचूंगा। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, सेलर्स वो रेडी टू चार्ज लोअर प्राइस टू सेल द एक्सेस स्टॉक। तो एक्सेस स्टॉक को बेचने के लिए वो प्राइस को कम करने लगेंगे, धीरे धीरे सस्ते में बेचने लगेंगे, तो विच विल लीड टू फॉल इन प्राइस। ऐसा क्यों होगा, देखिए जब सस्ते में बेचेंगे तो प्राइस कम करेंगे, जैसे जैसे प्राइस कम करेंगे वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम करने से सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ेगी। ये होता है लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड, ये वाले कंसेप्ट की वजह से। विद डिक्रीज इन प्राइस के कम होने से मार्केट सप्लाई विल फॉल ड्यू टू लॉ ऑफ सप्लाई एंड मार्केट डिमांड विल राइज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड। ये हमने कंसेप्ट पढ़ाई है। एक्चुअली में लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई का प्रैक्टिकल मीनिंग यहाँ पे ये है कि जैसे सेलर जो है प्राइस को कम करेगा तो डिमांड जो है जनरेट होने लगेगी, क्योंकि अब लोगों को वो चीज़ सस्ते में मिलने लगेगी, तो डिमांड वो लोग बढ़ाने लगेंगे। इसीलिए प्राइस के साथ सप्लाई तो कम हो ही रही है, लेकिन डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए सप्लाई तो कम हो ही रही है लेकिन डिमांड भी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम, जब इस तरीके से हम आगे जाते हैं और मार्केट इक्विलिब्रियम को अचीव करते हैं एक्सेस सप्लाई के केस में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, डिक्रीज इन प्राइस मार्केट सप्लाई विल फॉल, लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई। द प्राइस विल कंटिन्यू टू फॉल, प्राइस जब तक फॉल करेगा टिल एक्सेस सप्लाई जो है ना ये ख़त्म नहीं हो जाती, वाइप्ड आउट नहीं हो जाती। इवेंचुअली जो प्राइस होगा विल डिक्रीज टू अ लेवल, उस लेवल तक डिक्रीज हो जाएगा वेयर द मार्केट डिमांड बिकम्स इक्वल टू द मार्केट सप्लाई एट OQ क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस OP, यानी कि इस वाले तक। ये देखिए यहाँ पे OP हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया और OQ हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई, और ये नीचे नीचे आते रहेंगे, ठीक है, जब तक ये इस पे पॉइंट पे नहीं आ जाते। ये हो गया हमारा, ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट E पे। ओके, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कि डिमांड और सप्लाई में क्या के चेंज होने में, इफेक्ट्स चेंज होने से मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है। तो डिमांड कर्व जो शिफ्ट करेगा ना, वो कुछ रीजंस की वजह से शिफ्ट करेगा, ये हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा है, और सप्लाई भी किसी रीजंस की वजह से शिफ्ट करता है, सप्लाई कर्व, तो वही हमने सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ा है। यहाँ पे हम ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उसको किस तरीके से। तो डिमांड कब शिफ्ट करेगा, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। शिफ्ट कब होता है, शिफ्ट होता है जब अदर फैक्टर्स में चेंज होता है रेदर देन द प्राइस में। अगर गुड के खुद के प्राइस में चेंज हो रहा है तो उसको क्वांटिटी डिमांड कहेंगे, और क्वांटिटी डिमांड की वजह से जो है मूवमेंट होता है कर्व में। बट यहाँ पे शिफ्ट की बात हो रही है, तो शिफ्ट जो होता है अदर देन प्राइस, जो फैक्टर्स होते हैं चेंजेस की वजह से जो डिमांड में या सप्लाई में चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पे डिमांड की बात हो, तो डिमांड में जो चेंज होता है उसको कहेंगे हम शिफ्ट और चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की चेंजेस की वजह से प्राइस में, और चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से। थर्ड है चेंज इन इनकम। देखिए ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से डिस्कस करी डिमांड में, तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ जाके वो वाला वीडियो देखिए। नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स को भी डिस्कस किया है। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से शिफ्ट करेगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, और 6 है चेंज इन पॉपुलेशन। तो इन फैक्टर्स की में अगर जब चेंज होगा तो चेंज इन डिमांड होगा, यानी और शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में, ठीक है। सप्लाई कर्व में शिफ्ट कब होगा, ठीक है, वो होगा ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। पहला है चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है तो होगा। चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है। थर्ड है चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। फोर्थ है चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। फिफ्थ है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। चेंज इन गोल्स ऑफ फर्म एंड चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। ये जितने भी चीज़ें हैं ये मैंने अच्छे से डिस्कस करी है सप्लाई के चैप्टर में, तो अगर आपने अच्छे से इसको नहीं समझ आया, क्लियर नहीं हो रहा, तो प्लीज़ जाके सप्लाई वाला वीडियो एक बार आप देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है।
तो वेरियस केसेस हैं चेंज योर शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइस पे, यानी कि इनके इफ़ेक्ट क्या होंगे इक्विलिब्रियम पे वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ब्लैक इसलिए करा है क्योंकि ये वाला जो है टॉपिक हमारे सिलेबस से रिलेटेड ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैं इसको हटा दिया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस आप करेंगे तो मैं ज़रूर इसको डिस्कस कर लूँगा, बट अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई, और जब बोथ डिमांड और सप्लाई में चेंज होगा तो हम ये तीनों को डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। चेंज इन डिमांड कब होगा? जब इंक्रीज इन डिमांड होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन डिमांड होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। चेंज इन सप्लाई होगा, इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन सप्लाई होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज होगा, बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज। ये चारों केसेस को, इन दो केसेस को हम अच्छे से अभी कर्व के थ्रू डिस्कस करते हैं, ठीक है। चेंज इन डिमांड के पहले समझते हैं कि चेंज इन डिमांड कैसे होगा। लेट सपोज इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है। इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है? एज इंक्रीज इन डिमांड अज्यूमिंग नो चेंज इन द सप्लाई, सप्लाई में कोई चीज़ नहीं हो रहा, सिर्फ डिमांड में चेंज हो रहा है, लीड्स टू अ राइटवर्ड शिफ्ट। जैसे कि ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और ये पॉइंट ई पे हमारा, ये पॉइंट ई हमारा इक्विलिब्रियम है, ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम है। लेकिन अभी क्या है ना, डिमांड में शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट दिखा, यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट दिखा रखा है, तो डिमांड कब जो है ना ये राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया, ये D1, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखिए अब क्या हुआ, when demand increases to D1, it creates an excess demand, ठीक है, at the old equilibrium price of OP। देखिए इस प्राइस पे ये डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, अब क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा है डिमांड, ठीक है, ये हमारी है सप्लाई, तो ये जो बीच का गैप है ना, ये होगा एक्सेस डिमांड। ये एक्सेस डिमांड आप दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे डिमांड यहाँ पे है हमारी और सप्लाई यहाँ पे है। अगर डिमांड का शिफ्ट होता है तो D1 ये वाला नया कर्व है और सप्लाई ये वाली है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेस डिमांड। तो उससे क्या हो रहा है, देखिए व्हेन डिमांड इंक्रीज D1 it creates an excess demand at the old price OP, उस प्राइस पे ये एक्सेस डिमांड हो रहा है, ठीक है। दिस लीड्स टू कॉम्पिटिशन अमंग द बायर्स विच रेजेज द प्राइस, यानी कि प्राइस रेज करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन है अमंग द बायर्स, खरीदने के लिए वो कॉम्पिटिट करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे प्राइस को, तो लीड टू राइज इन सप्लाई। देखिए प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड जो है फॉल होगी, ठीक है, डिमांड फॉल होगी, क्योंकि प्राइस राइज करता है तो डिमांड फॉल होती है। दीज चेंजेस कंटिन्यू टिल द न्यू इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड एट पॉइंट E1। तो अभी जैसे कि हमने समझा एक्सेस डिमांड होता है तो धीरे धीरे ये अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे किस तरीके से आता है, बिकॉज बायर्स जो चाहते हैं वो खरीदना चाहते हैं, बायर्स खरीदेंगे तो प्राइस बढ़ाएंगे, लेकिन प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी धीरे धीरे ना, क्योंकि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन प्राइस एंड डिमांड, ओके। एंड सप्लाई के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है, सप्लाई बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। तो यही चीज़ की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वो लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है, E1 पे। एज देयर इज इंक्रीज इन डिमांड ओनली, इक्विलिब्रियम प्राइस राइज फ्रॉम OP टू OP1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज फ्रॉम OQ टू OQ1, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस OP से OP1 की तरफ बढ़ जाएगा एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ से OQ1 हो जाएगी, यानी नया इक्विलिब्रियम E1 पे शिफ्ट हो गया। देखिए न्यू इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट E1, इक्विलिब्रियम प्राइस राइज फ्रॉम OP टू OP1, यानी OP से OP1 तक, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, OQ से OQ1, ओके। सो हमने इंक्रीज इन डिमांड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अब हम डिक्रीज इन डिमांड देखते हैं। इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड सप्लाई रिमेनिंग अनचेंज, अभी भी सप्लाई अनचेंज है, सप्लाई को चेंज नहीं कर रहे, तो डिमांड कर्व जो शिफ्ट करेगा लेफ्ट फ्रॉम D3 टू D2, ये DD है हमारा कर्व, और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके हमारा D टू D2, ये नया कर्व ये रहा हमारा। तो डिमांड डिक्रीज करेगी ड्यू टू D2, इट क्रिएट्स एन एक्सेस सप्लाई। देखिए इस पॉइंट पे एक्सेस सप्लाई हो रही है, ये हमारा इक्विलिब्रियम सप्लाई कर्व है, यहाँ पे हमारी सप्लाई है, ये हमारी सप्लाई है, लेकिन डिमांड यहाँ शिफ्ट हो गई, पहले यहाँ थी, ये हो गया हमारा एक्सेस सप्लाई। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो ये हो गया एक्सेस सप्लाई, ओके। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमने पढ़ा है एक्सेस सप्लाई वाले टॉपिक में। व्हेन डिमांड डिक्रीजेस टू D2, इट क्रिएट्स एन एक्सेस सप्लाई एट द ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस OP, ये हमारा ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे एक्सेस सप्लाई हो गई है। दिस लीड्स टू कॉम्पिटिशन अमंग द सेलर्स विच रिड्यूसेस द प्राइस को रिड्यूस करेंगे अपना सामान बेचने के लिए, ठीक है।
डिक्रीज इन प्राइस से क्या होगा, लीड टू राइज इन डिमांड, क्योंकि प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, और सप्लाई कम होगी क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई है। दीज चेंजेस कंटिन्यू टिल द न्यू इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड एट द पॉइंट E2 पे हमारा न्यू इक्विलिब्रियम जब तक स्टैब्लिश नहीं हो जाता जब तक ये होता रहेगा। इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल करेगा फ्रॉम OP टू OP2 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल करेगी फ्रॉम OQ टू OQ2। ठीक है, तो हमारी OQ हमारी इक्विलिब्रियम पहले क्वांटिटी थी अब कम हो गई, और OP हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो जो कि कम हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक्सेस सप्लाई थी, तो एक्सेस सप्लाई को मार्केट इक्विलिब्रियम में आने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ी। अब चेंज इन सप्लाई की बात करते हैं। सो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सप्लाई डिमांड रिमेनिंग अनचेंज्ड, यानी डिमांड को हम चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ सप्लाई में चेंज हो रहा है। सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा राइट फ्रॉम SS टू S1। ठीक है, लेट सपोज ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम हो रहा है एट पॉइंट E और हमारा डिमांड और सप्लाई कर्व मीट हो रहा है, बट इस पॉइंट पे देखिए सप्लाई कर्व राइटवर्ड वो शिफ्ट हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है सप्लाई में। तो हमारा जो OP प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस OP यानी प्राइस P पे हमारा, ये हमारी सप्लाई कर्व थी यहाँ पे, लेकिन ये शिफ्ट हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी जो डिमांड है ये देखिए Q है, और हमारी जो सप्लाई है यहाँ पे पहुँच गई है, यानी सप्लाई कर्व यहाँ से उस प्राइस पे P पे। ठीक है, ये Q2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये है एक्सेस सप्लाई, यानी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड हमारी कम है। इस केस को कैसे करेंगे देखिए, आइए समझते हैं। ठीक है, मतलब सप्लाई इंक्रीजेज टू S1 इट क्रिएट्स एन एक्सेस सप्लाई एट ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ OP, यानी इस वाले प्राइस पे ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस पे। तो दिस लीड टू द कंपटीशन अमंग द सेलर्स, यानी ये सेलर्स के बीच में कंपटीशन को क्रिएट करेगा। क्यों, वो चाहेंगे कि अपना प्रोडक्ट को बेचें। ठीक है, बिकॉज उन्होंने प्रोडक्ट बना लिया है, तो मार्केट में वो अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, वो करेंगे क्या कि वो अपने प्राइस को कम करने लगेंगे, विच रिड्यूसेस द प्राइस। डिक्रीज इन द प्राइस के से क्या होगा, लीड्स टू राइज इन डिमांड, बिकॉज प्राइस और डिमांड का डायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो राइज होगी डिमांड में और सप्लाई कम होगी। ओके, तो धीरे धीरे देखिए क्या होगा, ये हमारा कर्व है सप्लाई, ये हमारा न्यू सप्लाई कर्व है। ओके, एंड ये हमारा डिमांड कर्व है। ठीक है, अभी हम इस पॉइंट पे हैं, ये हमारा, ठीक है, एक्सेस सप्लाई है, ये वाला यहाँ तक। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी जो सप्लाई है वो कम होने लगेगी और डिमांड हमारी इंक्रीज़ करने लगेगी। ठीक है, और इस पॉइंट पे जब हम आ जाएंगे P1 प्राइस पे, हमारी Q1 क्वांटिटी, E1 हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा नया। ठीक है, दीज चेंजेस कंटिन्यू टिल द न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एट पॉइंट E1। Equilibrium price falls from OP to OP1 and equilibrium quantity rises from OQ to OQ1। ठीक है, तो ये प्राइस हमारा था, ठीक है, पहले वाला, ये नीचे आ गया, यानी हमारा न्यू प्राइस जो है इस्टेब्लिश हो गया एट OP1 एंड न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एट OQ1, और E1 हमारा न्यू इक्विलिब्रियम है। ओके, सो हमने इंक्रीज इन सप्लाई केस को डिस्कस कर लिया, एंड नाउ डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, डिक्रीज इन सप्लाई का मीनिंग क्या है कि सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड को शिफ्ट होगा। ठीक है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। लेट्स सपोज ये हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम थी ओल्ड वाली, जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस ये था, हमारा प्राइस ये था, हमारी क्वांटिटी ये थी। इस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे थे और इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस था। ठीक है, लेकिन लेफ्टवर्ड सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो जब सप्लाई कर्व ये हमारा नया शिफ्ट हुआ, ये देखिए ये वाला शिफ्ट हुआ, और डिमांड कर्व अभी हमारा यही वाला चल रहा है। तो इस जब ये देखिए इस प्राइस पे ये प्राइस था, ठीक है, ये प्राइस पे हमारा सप्लाई कर्व इधर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सेस डिमांड हो गई। कैसे, देखिए इस प्राइस पे हमारी जो ये थी हमारी डिमांड यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई हमारी ये है, यानी सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, तो ये हो गया एक्सेस डिमांड। ठीक है, एक्सेस डिमांड है तो क्या होगा, ये देखिए ये हमारा एक्सेस डिमांड है। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी है, यहाँ पे हमारी सप्लाई है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये एक्सेस डिमांड होगा, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेंगे लोग, बायर्स क्या करेंगे, हम ना वो करने लगेंगे, डिमांड करने लगेंगे, इंक्रीज़ करने लगेंगे, बोलेंगे कि हमें दो भैया हमें दो। तो इससे क्या होगा, प्राइस इंक्रीज़ करेगा। बिकॉज जब डिमांड ज़्यादा होती है ना, तो लोग ज़्यादा, बायर जो है ना, ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब ज़्यादा प्राइस पे करेगा तो धीरे धीरे जो है प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो आपको पता ही है कि डिमांड का एक सिंपल सा फंक्शन है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। ठीक है, तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड देखिए पीछे की तरफ जा रही है वापस, एंड सप्लाई हमारी इंक्रीज़ करेगी बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। देखिए ये इस पॉइंट तक आएंगे और नया इक्विलिब्रियम
प्राइस होगा P2, नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा Q2, ठीक है, एंड E2 हमारा न्यू इक्विलिब्रियम होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन द सप्लाई का डिक्रीज टू S2 इट क्रिएट्स एन एक्सेस डिमांड एट द ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस OP, दिस लीड्स टू कॉम्पिटिशन अमंग द बायर्स विच रेजेस द प्राइसेस, ठीक है। इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू राइज इन सप्लाई एंड फॉल इन डिमांड, these changes continue till new equilibrium is established at point E2. Equilibrium price rise from OP to OP2. OP था जो कि बढ़ के OP2 हो गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है OQ से OQ2 आ गई, ठीक है। तो हमने इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई दोनों चीज़ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे केसेस जहाँ पे बोथ डिमांड और सप्लाई में चेंज होगा। अभी तक हमने पढ़ा कि कभी पहले डिमांड में चेंज हो रहा है, सप्लाई अनचेंज्ड है, एंड सेकंड केस में सप्लाई में चेंज हो रहा है, डिमांड अनचेंज है। बट अगर दोनों में चेंजेस होंगे तो उसके क्या क्या ग्राफ होंगे वो हम समझते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है वो मैं अब इस पार्ट्स में नहीं लिखवा रहा, बिकॉज हमें रीजंस पता चल गए हैं कि अगर एक्सेस डिमांड होगा तो हमारा क्या स्टेप होगा बायर और सेलर का, एक्सेस सप्लाई होगा तो बायर और स्टेप का क्या, सेलर्स का क्या स्टेप्स होंगे। तो वो हमने जैसे ऊपर वाली वीडियोस में पढ़े हैं उसी को आप लिख सकते हैं इन वाले केसेस में, बिकॉज हम हर केस के अंदर अगर हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कंटेंट जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएंगे। तो वो मैं नहीं चाहता था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं दी, बट मैंने आपको कर्व के थ्रू दिखाया है कि अगर ये होगा तो इस तरीके से इफेक्ट होगा। बट वो आप एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बिकॉज आपने ऊपर वाली लैंग्वेज पढ़ ली है, तो उसी के थ्रू हम इक्विलिब्रियम पे रीच करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर बोथ डिमांड और सप्लाई डिक्रीज़ कर रहा है, दोनों ही कम हो रहे हैं, ठीक है। पहला केस है कि डिक्रीज़ जो डिमांड में हो रहा है सेम डिक्रीज सप्लाई में हो रहा है। देखिए, ये हमारा डिमांड कर्व था पहला, ये हमारा सप्लाई कर्व था, ठीक है। ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी, इक्विलिब्रियम प्राइस था, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये थी, ठीक है। क्या हुआ कि सप्लाई कर्व भी डिक्रीज़ हुआ और डिमांड कर्व भी डिक्रीज़ हुआ, दोनों में डिक्रीज़ हुआ, तो सप्लाई भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई और डिमांड भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है। डिमांड सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो अब देखिए ये हमारा जो है ये ओल्ड वाला था और ये न्यू वाला है, ठीक है। तो जब ये शिफ्ट हुआ तो ये हमारा ये वाला देखिए, ये हमारा सप्लाई कब हो गया, ये हमारा न्यू डिमांड का हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट, यानी कि सप्लाई में कम या ज़्यादा या डिमांड में कम या ज़्यादा इसलिए नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे क्योंकि सप्लाई जितना चेंज हुआ है ना उतना ही डिमांड भी चेंज हुआ है। यानी डिमांड, मान लीजिए डिमांड हमारी कम हुई, सप्लाई भी उतनी कम हो गई, तो दोनों वापस इक्विलिब्रियम पे आ गए, यानी प्राइस यहाँ पे सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है तो कोई भी क्राउडिंग इन या क्राउडिंग आउट वाला इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि हमने एरोस के थ्रू शो किया था ना, ये वाला, ये नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज प्राइस सेम है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई जो है सेम रेट से डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में ये चीज़ होगी कि डिक्रीज इन डिमांड है ना वो ज़्यादा रेट से हो रहा है डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। अगर डिक्रीज इन डिमांड ज़्यादा रेट से होगा डिक्रीज इन सप्लाई तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा कम हुई है, सप्लाई उतनी कम नहीं हुई, कम दोनों हुई है बट इतनी कम नहीं हुई, तो एक्सेस सप्लाई का केस होगा। देखिए, प्राइस ये रहा, क्वांटिटी ये रही, ये हमारा ओल्ड है, हमारा इक्विलिब्रियम, ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम E1 है, E है, प्राइस और क्वांटिटी हमारी इक्विलिब्रियम की है। लेट सपोज सप्लाई कम हुई लेकिन रेट कम था और डिमांड ज़्यादा रेट से कम हुई, सप्लाई डिमांड कम ज़्यादा, तो देखिए नया हमारा ये हो गया, ठीक है। बट इस प्राइस पे देखिए, अभी इस प्राइस पे देखिए, P प्राइस पे, ये P प्राइस पे ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है Q1, मान लीजिए Q, और ये हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है, तो ये जो बीच का गैप है ये क्या है, ये है एक्सेस सप्लाई। तो एक्सेस सप्लाई के केस में क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा होती है तो सेलर क्या करेगा, चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट बिक जाए, तो वो धीरे धीरे प्राइस को कम करेगा, प्राइस को कम करेगा तो सप्लाई कम होगी, लेकिन प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो क्या होगा इस केस में, सप्लाई कम होने लगेगी, डिमांड बढ़ने लगेगी और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रीच कर जाएंगे E1 पॉइंट पे। तो नया इक्विलिब्रियम P1 प्राइस पे, Q1 क्वांटिटी पे E1 स्टैब्लिश हो गया मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये केस अब खाली समझ लीजिए, क्योंकि अब आपको क्लियर हो चुका है कि क्या होगा, क्या स्टेप होंगे, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड ज़्यादा है और डिक्रीज इन डिमांड कम है, डिक्रीज इन सप्लाई, यानी सप्लाई ज़्यादा रेट से डिक्रीज हुई है, डिमांड उतने रेट से डिक्रीज नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड होगा। देखिए ये P था, ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और डिमांड सप्लाई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये प्राइस है, ठीक है। तो ये देखिए सप्लाई ज़्यादा रेट से कम हुई, डिमांड कम रेट से कम हुई, ठीक है। इस प्राइस पे देखिए, इस प्राइस पे ये हमारी जो नई सप्लाई है और ये हमारी नई डिमांड है, तो यहाँ पे देखिए डिमांड ज़्यादा है
ये सप्लाई है, तो ये जो गैप है ये एक्सेस डिमांड का है, ठीक है, एक्सेस डिमांड का है। तो क्या होगा, ये एक्सेस डिमांड इस पॉइंट पे क्या होगा, जब एक्सेस डिमांड होगी तो बायर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा अपने प्राइस को, कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज़ करेगा, मतलब ज़्यादा ऑफर करेगा प्राइस, तो प्राइस बढ़ने लगेगा, डिमांड कम होने लगेगी, ठीक है, सप्लाई इंक्रीज़ करने लगेगी, तो ये नया इक्विलिब्रियम वापस P1 को प्राइस पे E1 पे हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। सेकंड केस है वो डिमांड और सप्लाई इंक्रीज़ करेंगे, अभी डिक्रीज़ कर रहे थे अब इंक्रीज़ करेंगे। अगर इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई सेम है तो कोई भी क्राउडिंग इन क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, प्राइस सेम रहेगा, कोई एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का केस नहीं होगा। क्राउडिंग इन क्राउडिंग आउट का इफेक्ट का मतलब क्या, सिंपल सा है, अगर आपको एक टर्म नहीं समझ आ रही तो आप उसको लीव कर दीजिए, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई याद रखिए, ठीक है। एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई हमें पता है क्या होता है, तो एक्सेस डिमांड होगा तो क्या होगा, एक्सेस सप्लाई होगा तो क्या होगा, वो चीज़ हमें करनी है। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, बिकॉज सप्लाई जितना बढ़ रहा है उतना ही डिमांड भी बढ़ रहा है। तो ये हमारा प्राइस था, ये हमारी क्वांटिटी थी इक्विलिब्रियम की, इस वाले सप्लाई और इस वाले डिमांड कर्व पे। लेकिन अगर हमारा डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, डिमांड कर्व भी राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, तो दोनों देखिए सेम रेट से शिफ्ट हुए, तो दोनों उसी वापस प्राइस पे आ गए, यही प्राइस था इसी प्राइस पे आ गए, ठीक है। तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो गई क्योंकि दोनों बड़े हैं और हमारा कोई भी एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड का केस नहीं हुआ है। तो न्यू इक्विलिब्रियम जो है E1 पे स्टैब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस OP है और नया क्वांटिटी OQ1 है, ठीक है। प्राइस तो हमारा सेम ही था। अगर इंक्रीज इन डिमांड जो है ज़्यादा है इंक्रीज इन सप्लाई से, यानी डिमांड में तो इंक्रीज़ हो रहा है, सप्लाई से ज़्यादा हो रहा है, तो एक्सेस डिमांड का केस होगा। देखिए ये प्राइस था, ये क्वांटिटी थी, ये सप्लाई का, ये डिमांड का, ये पॉइंट E था, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि राइट वर्ड शिफ्ट हुआ डिमांड का, सप्लाई कम रेट से हुआ, तो डिमांड का भी ये रहा, सप्लाई का भी ये रहा, ठीक है। इस प्राइस पे देखिए, इस प्राइस पे देखिए, ये हमारी सप्लाई है, सॉरी ये हमारी डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है, तो ये देखिए गैप है ना बीच में, ठीक है, इस प्राइस पे P1 P प्राइस पे, तो ये हो गया एक्सेस डिमांड, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए क्या होगा, बायर क्या है प्राइस ज़्यादा करेगा, तो देखिए प्राइस कम होने लगेगा और ये नए इक्विलिब्रियम P1 प्राइस पे आ जाएगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा, ओके। सो सारे केसेस में वही टेक्निक है, वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस हमें अलग अलग केसेस को डिस्कस करना है। इंक्रीज इन डिमांड ज़्यादा, इंक्रीज इन डिमांड कम है इंक्रीज इन सप्लाई से, दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं बट सप्लाई ज़्यादा रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, डिमांड कम रेट से इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। ये हमारा सप्लाई है, ये हमारी डिमांड है, ठीक है, ये प्राइस है हमारा, ये क्वांटिटी है हमारी। देखिए यहाँ पे सप्लाई कब ज़्यादा रेट से इंक्रीज़ हुआ और डिमांड कब कम रेट से इंक्रीज़ हुआ, दोनों ही शिफ्ट हो रहे हैं बट ये ज़्यादा रेट से हो रहा है। तो देखिए इस वाले प्राइस पे नया डिमांड कब ये है और नया सप्लाई कब ये है, तो यहाँ पे देखिए सप्लाई ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए डिमांड ज़्यादा है, कम है, तो ये जो गैप क्रिएट हो रहा है ये क्या हो रहा है, एक्सेस सप्लाई का। एक्सेस सप्लाई के केस में हमें पता है क्या होता है कि जब सेलर होता है वो प्राइस को रिड्यूस करने लगेगा, तो जब सेलर रिड्यूस करेगा तो सप्लाई कम होने लगेगी और बायर जो है इंक्रीज़ करेगा डिमांड क्योंकि प्राइस कम हुआ है, तो ये राइट वर्ड। तो इस पॉइंट पे जब तक ये नहीं पहुंच जाते जहाँ पे P1 प्राइस है, ये जो है ये बढ़ते रहेंगे और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा E1 पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे है डिक्रीज इन डिमांड और सप्लाई इंक्रीज, डिमांड कम हो रही है सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड इक्वल है इंक्रीज इन सप्लाई के, यानी एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अभी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पता कर सकते, हमें कर्व के थ्रू पता चलेगा। देखिए ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये पॉइंट E है, ओके। सो क्या हो रहा है कि सप्लाई बढ़ रही है, देखिए राइटवर्ड शिफ्ट, और डिमांड कम हो रहा है इसलिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो दो कर्व हैं, अभी देखिए इस प्राइस पे देखिए डिमांड ये रही इस वाले कर्व, नए वाले कर्व में, और सप्लाई ये रही, तो यहाँ पे हो रहा है एक्सेस सप्लाई, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो आपको पता ही है ये वाला जो एरिया होगा ना ये होगा एक्सेस सप्लाई का। तो क्या करेंगे, सेलर क्या करेगा, सेलर डिक्रीज़ करने लगेगा प्राइस, तो प्राइस नीचे नीचे आएगा, बायर जो है इंक्रीज़ करेगा डिमांड को, प्राइस कम हुआ है तो, टिल द पॉइंट P1 प्राइस इज अचीव्ड, ठीक है, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, ठीक है। E1 पे अचीव हो जाएगा, P1 हमारा न्यू प्राइस है और इक्विलिब्रियम प्राइस है और Q हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी कि क्वांटिटी जो है ना वो सेम ही है, जो पहले थी वही है, यानी कि डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई केस में हमारी जो क्वांटिटी है ना वो शिफ्ट नहीं होगी, ना तो वो आगे शिफ्ट होगी ना तो पीछे शिफ्ट होगी, जब हमारा न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, ठीक है। देखिए न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, लेकिन प्राइस में चेंज हुआ है, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है।
सेकंड है डिक्रीज इन डिमांड जो है ना वो ज़्यादा रेट से है एज़ कम्पेयर टू इंक्रीज इन सप्लाई, यानी सप्लाई जो इंक्रीज़ हो रही है वो कम रेट से हो रही है और डिमांड जो डिक्रीज़ हो रही है वो ज़्यादा रेट से हो रही है। देखिए सप्लाई इंक्रीज़ हुई बट कम रेट से इंक्रीज़ हुई और डिमांड डिक्रीज़ हुई बट ज़्यादा रेट से डिक्रीज़ हुई। ये देखिए, तो इस प्राइस पे ये देखिए ये हमारी डिमांड हो गई और ये हमारी सप्लाई हो गई। यहाँ पे भी हमारा एक्सेस सप्लाई का केस है, ठीक है ना, ये हमारा एक्सेस सप्लाई है बिकॉज हमारी जो सप्लाई है ज़्यादा रेट से बढ़ी है, ठीक है। देखिए एक्सेस सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो ये देखिए ये वाला गैप, ये हमारा एक्सेस सप्लाई है, इतना एरिया। तो क्या होगा, सेलर क्या करेगा, कम प्राइस पे ऑफर करेगा अपने प्रोडक्ट को, तो जैसे तो कम करेगा उसकी सप्लाई कम होने लगेगी और डिमांड बढ़ने लगेगी। डिमांड बढ़ेगी टिल द पॉइंट इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट पॉइंट पी एट प्राइस P1 एंड क्वांटिटी Q1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नया प्राइस P1 है और नई क्वांटिटी Q1 है। थर्ड केस है डिक्रीज इन डिमांड इज़ लेस देन डिक्रीज इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि जो डिक्रीज़ हो रहा है ना डिमांड में वो कम रेट से हो रहा है और सप्लाई में जो इंक्रीज़ हो रहा है वो ज़्यादा रेट से हो रहा है। देखिए तो क्या होगा, इस पॉइंट पे ये हमारी डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। इस प्राइस P प्राइस पे ओल्ड प्राइस पे देखिए ये डिमांड, ये हमारी डिमांड है और ये हमारी सप्लाई है। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ हो रहा है सप्लाई में, तो इसका मतलब जब सप्लाई में इंक्रीज़ हो तो एक्सेस सप्लाई का केस ही बनेगा। यहाँ एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई है। तो देखिए ये जो एरिया है हमारा एक्सेस सप्लाई का है, इसको करने के लिए वही सेम प्रोसीजर होगा, ठीक है। प्राइस ये रहा, क्वांटिटी ये रही, बट इस केस में देखिए क्वांटिटी ना वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से कम, जो नए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई है वो पुरानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से कम आई है। बट इस केस में जो नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई है वो ज़्यादा आई है, यानी कि अगर सप्लाई में इंक्रीज़ हो रहा है ज़्यादा रेट से एज़ कम्पेयर टू डिक्रीज इन डिमांड, तो नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये हमारा P1, ये हमारा Q और नई इक्विलिब्रियम हमारी E1 है, ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट अगला केस है अगर डिमांड इंक्रीज़ करेगी लेकिन सप्लाई डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन डिमांड जो है इक्वल है डिक्रीज इन सप्लाई के, ठीक है। तो ये हमारा प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारा डिमांड सप्लाई कर्व है और इक्विलिब्रियम पॉइंट है P और Q का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, ठीक है, तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, ये नया डिमांड कर्व है, और डिक्रीज इन सप्लाई हो रहा है तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है, ओके। सो ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। इस प्राइस पे देखिए, इस प्राइस पे देखिए हम लेके गए, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारी सप्लाई है, ठीक है, और ये हमारी डिमांड है। इस केस में सभी केसेस में डिमांड होगी एक्सेस डिमांड। ये देखिए एक्सेस डिमांड ज़्यादा है, जो आगे होता है ना वो ज़्यादा होता है, एक्सेस डिमांड वही एक्सेस होता है। तो यहाँ पे डिमांड आ गया है, क्वांटिटी डिमांड की क्वांटिटी, सप्लाई क्वांटिटी कम है तो एक्सेस डिमांड का केस है। तो एक्सेस डिमांड का एरिया देखिए ये है, इस वाले नए वाले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के अंदर जो एरिया आ रहा है। तो डिमांड अगर ज़्यादा है तो बायर क्या करेगा, ज़्यादा प्राइस ऑफर करेगा तो डिमांड कम होने लगेगी, ठीक है, और सप्लाई बढ़ने लगेगी टिल द टाइम न्यू इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट प्राइस P1 एंड क्वांटिटी Q। यहाँ पे भी देखिए क्वांटिटी चेंज नहीं हुई बिकॉज जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो सेम रेट से है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन डिमांड जो है ज़्यादा रेट से है एज़ कम्पेयर टू डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई जो कम रेट से डिक्रीज़ हुई है और सब डिमांड जो है ज़्यादा रेट से इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। देखिए तो इस प्राइस पे देखिए ये हो गई हमारी एक्सेस, सॉरी एक सेकंड, ये हो गई हमारी, जब डिमांड का यहाँ तक आएगा देखिए ये हो गई हमारी डिमांड यहाँ पे हो रही है और सप्लाई यहाँ पे, देखिए कितना ज़्यादा गैप है। ये एक्सेस डिमांड का केस है, ये वाला एरिया एक्सेस डिमांड है, ठीक है। तो क्या करेगा बायर, धीरे धीरे प्राइस ज़्यादा देगा तो प्राइस इंक्रीज़ करने लगेगा यहाँ पे यहाँ तक, और सप्लाई इंक्रीज़ करने लगेगी, डिमांड डिक्रीज़ करेगी, सप्लाई इंक्रीज़ करेगी टिल द पॉइंट E1 इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव्ड एट P1 प्राइस एंड Q1 क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी पुरानी वाली उससे ज़्यादा आई है नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप इसको अपने हाथ से बनाएंगे ना या इस कर्व के थ्रू भी समझेंगे, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं है कि हाँ आप एक एक सॉल्व करें, आपको मेन कंसेप्ट समझ आना चाहिए एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड का, ठीक है। ये तो केसेस आप धीरे धीरे बना ही लेंगे क्योंकि आपको पता है कंसेप्ट क्या है। देखिए अगर इंक्रीज इन डिमांड जो है वो कम रेट से हो रही है, डिक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा रेट से हो रही है, यानी सप्लाई जो डिक्रीज हुई ज़्यादा रेट से हुई, डिमांड जो इंक्रीज हुई कम रेट से हुई, ठीक है। तो इस प्राइस पे ये वाली हमारी सप्लाई थी, ये वाली हमारी डिमांड थी, डिमांड अभी भी ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड। सेम केस ये हमारी एक्सेस डिमांड का एरिया है,
धीरे धीरे डिमांड जो है कम होने लगेगी। जब वो ऑफर करेगा ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ने लगेगी। तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ अचीव होगा प्राइस P1 पे, और Q1 क्वांटिटी हमारी ओल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से कम है, देखिए कम है ना। तो इन सब केसेस को हमने अच्छे से डिस्कस करा, जो भी डिमांड और सप्लाई के इंक्रीज और डिक्रीज के केसेस से, ठीक है। एंड कैसे एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई को हमने सॉल्व किया वो भी हमने डिस्कस किया। अब एक कंसेप्ट आता है प्राइस सीलिंग का और प्राइस फ्लोर का, ठीक है। प्राइस सीलिंग क्या होता है? गवर्नमेंट क्या है, प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रोलिंग ऑफ प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। कोई एसेंशियल कमोडिटी है जैसे कि व्हीट है, राइस है, या कोई भी एसेंशियल कमोडिटी जो कि हर पर्सन को रिक्वायरमेंट है, तो अगर उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या वो बंदा उस चीज़ को कंज्यूम कर पाएगा, खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा ना। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इस केस में ज़रूरी है। अगर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस को इतना ही बढ़ा देंगी कि एक कॉमन एक पुअर पर्सन उस चीज़ को खरीद ही ना पाए, तो क्या फ़ायदा ऐसे मार्केट में रहने का जहाँ पे हर बंदे की हर पर्सन की नीड्स को फुलफिल, एसेंशियल नीड्स को, जो कि एसेंशियल है, लग्जरी की बात नहीं हो रही है, एसेंशियल नीड्स की बात हो रही है। तो वो अगर वो वही फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्या मतलब ऐसी गवर्नमेंट का, ऐसी नेशनैलिटी, ऐसी मार्केट का, ठीक है। तो उस केस में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है। हर चीज़ मार्केट डिमांड और सप्लाई नहीं डिटरमाइन कर सकते। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, प्ले करेगी एक इंपॉर्टेंट रोल कंट्रोल करने में प्राइसेस को ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। लेट्स सपोज यहाँ पे व्हीट है, केरोसिन है, शुगर है, इंपॉर्टेंट कमोडिटी। व्हेन द इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज़ टू हाई, बहुत ज़्यादा है फॉर द पुअर पीपल, तो क्या होगा, प्राइस सीलिंग करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। प्राइस सीलिंग क्या होता है? प्राइस सीलिंग रेफर्स टू द फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अ लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। जो प्राइस सीलिंग होगी ना, सीलिंग देखिए, सीलिंग से क्या होगा, सीलिंग को अब मान के चलिए छत यानी मैक्सिमम कितना होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, लोअर लेवल मैक्सिमम प्राइस फिक्स करेगी गवर्नमेंट, और इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगा वो, देखिए। प्राइस सीलिंग और मैक्सिमम प्राइस सीलिंग रेफर्स टू द इम्पोजिशन ऑफ अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, ये हमारी डिमांड और ये हमारी सप्लाई है, ये हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारा इक्विलिब्रियम का प्राइस है, और ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। यहाँ पे क्वांटिटी की बात अभी हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे प्राइस की, बिकॉज प्राइस पे डिपेंड कर रहा है ना, कमोडिटी कितनी खरीदेगा इंसान एक। मान लीजिए ये जो प्राइस है ना, ये बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग नहीं खरीद पा रहे इसको, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी ना, एक मिनिमम प्राइस, एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देगी कि एक पर्सन मतलब सेलर जो है ना, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता, ये उसका मैक्सिमम है। तो P1 मान लीजिए गवर्नमेंट ने सेट कर दिया प्राइस P1 कि इस प्राइस से ज़्यादा कोई भी सेलर चार्ज नहीं करेगा और कोई भी बायर देगा नहीं पैसा, इस प्राइस पे हमें फिक्स करना है। तो देखिए प्राइस यहाँ पे कम है पिछले वाले पाने से, यानी कि अब जो बंदा नहीं खरीद पा रहा था वो खरीद पाएगा। तो क्या होगा, देखिए डिमांड सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखिए। ये हमारी सप्लाई है यहाँ पे Q1 पे, और ये हमारी डिमांड है Q2 पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारी सप्लाई कम है क्योंकि प्राइस कम है। देखिए प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो क्या होगा ना, इस पॉइंट पे अगर गवर्नमेंट ने मान लीजिए फिक्स भी कर दिया, ये पॉइंट हमारा फिक्स हो गया प्राइस, लेकिन इस प्राइस पे देखिए सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। देखिए जब प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा हो रहा है एक्सेस डिमांड का केस, एक्सेस डिमांड का केस, यानी कि सप्लायर सप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि प्राइस कम है, ठीक है। गवर्नमेंट ने भले ही अपनी तरफ से प्राइस को सील कर दिया, यानी मैक्सिमम प्राइस को उन्होंने फिक्स कर दिया, बट सेलर सप्लाई ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे शॉर्टेज हो रही है, किस चीज़ की शॉर्टेज हो रही है, सप्लाई की, क्योंकि सप्लाई हमारी कम है अभी और डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, डिमांड कर्व DD जो है ना, सप्लाई कर्व SS इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट पॉइंट E, जो हमने देखा। एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम प्राइस OP इज डिटरमाइंड। जब ये वाला केस ये डिटरमाइंड हो रहा है OP प्राइस पे, ठीक है। अब क्या होगा, सपोज द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ OP इज़ वेरी हाई, ज़्यादा है, मैनी पुअर पीपल आर अनेबल टू अफोर्ड द प्रोडक्ट एट दिस प्राइस। तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट क्या इंटरफेयर करेगी, फिक्स कर देगी मैक्सिमम प्राइस को, नॉन एज प्राइस सीलिंग। OP1 पे सेट कर देगी, देखिए OP1, ओके। सो OP1 पे जब सेट कर दी, विच इज़ लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ OP से कम है, ठीक है, उसको सेट कर दिया। अब क्या होगा, एट दिस कंट्रोल्ड प्राइस OP1 द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई ओनली OQ, यानी कम क्वांटिटी। अभी देखा हमने OQ क्वांटिटी, OQ1 क्वांटिटी सप्लाई करना चाहते हैं,
खाली इतनी ही करना चाहते हैं, ठीक है। वाइल कंज्यूमर्स डिमांड OQ2, वो डिमांड कर रहे हैं OQ2, ठीक है। तो क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ सीलिंग इज दैट शॉर्टेज होगा इक्वल टू AB और Q1 Q2 दैट इज़ AB, और इसको Q1 Q2 भी कह सकते हैं, शॉर्टेज है हमारी, ठीक है। इस क्रिएटेड विच में फर्दर लीड टू ब्लैक मार्केटिंग। अब ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है, देखिए ब्लैक मार्केटिंग का होता है जब हम होल्ड करके रख लेते हैं, मतलब प्राइस अगर कम है तो लोग, जो सप्लायर होगा ना, वो क्या करेगा, होल्ड करके मार्केट में अपने स्टॉक को रख लेगा, बेचेगा नहीं, बाहर नहीं निकालेगा। ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं इसको, ब्लैक मार्केटिंग। इससे क्या होगा ना, जब सप्लाई नहीं होगी ना, धीरे धीरे लोग ज़्यादा पैसा पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो सीलिंग हुई है उससे भी ज़्यादा पैसा पे करने के लिए तैयार होंगे। फिर जैसे हमने केस पढ़ा था कि जैसे जैसे सप्लाई प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम होगी और धीरे धीरे इक्विलिब्रियम प्राइस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वो करते हैं ना होर्डिंग, उसकी वजह से एक शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में। ब्लैक मार्केटिंग, एनी मार्केट क्या होता है, एनी मार्केट इन विच द कमोडिटीज़ आर सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन द मैक्सिमम प्राइस, यानी कि जब प्राइसेस से ज़्यादा हम सोल्ड करने लगे, ज़्यादा प्राइस चार्ज करने लगे, जो कि मैक्सिमम प्राइस सील फिक्स करा है गवर्नमेंट ने, उसको कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्राइस फ्लोर के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। प्राइस फ्लोर क्या होता है, प्राइस फ्लोर को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं, यानी एक ऐसा मिनिमम प्राइस जिससे कम में तो नहीं बेचना है, ठीक है, वो मिनिमम प्राइस है, ठीक है, वो मिनिमम प्राइस है, उससे ज़्यादा बेच सकते हो, उससे कम में नहीं बेचना है। प्राइस फ्लोर रेफर्स टू द मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा। फ्लोर मतलब ज़मीन, इधर ऐसे कि प्राइस फ्लोर यानी ज़मीन, ठीक है, यानी मिनिमम, और प्राइस सीलिंग मतलब सील यानी छत यानी मैक्सिमम, ऊंचा, इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स होगा, फिक्स करेगी गवर्नमेंट, विच द प्रोड्यूसर मस्ट बी पेड फॉर द प्रोड्यूस। कभी कभी क्या होता है, प्रोड्यूसर जो होता है ना, जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसको उतना प्राइस नहीं मिलता तो उसको लॉस होते हैं, तो उसको बचाने के लिए, प्रोड्यूसर को बचाने के लिए, उसको प्रॉफिट बनाने के लिए, उसको मनाने के लिए गवर्नमेंट जो है एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है, जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो होता है, जो कम है प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस कम है उसके लिए, तो वो उसके ऊपर प्राइस सेट करती है गवर्नमेंट, तो वो होता है हमारा मिनिमम प्राइस, जो कि प्रोड्यूसर के लिए हेल्पफुल होता है। प्राइस फ्लोर और मिनिमम प्राइस सीलिंग रेफर्स टू द इम्पोजिशन ऑफ लोअर लिमिट ऑन द प्राइस, ठीक है, दैट मे बी चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस, जो कि उस पर्टिकुलर गुड और सर्विस के लिए चार्ज हो सकता है। देखिए क्या ज़रूरत है प्राइस फ्लोर की, मैंने अभी बताया ना आपको, कभी कभी क्या होता है, प्रोड्यूसर जो होता है उसको उतना प्राइस नहीं मिल रहा होता, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस है ना, वो उसके लिए बहुत कम होता है, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता उस पर, तो वो क्या करती है गवर्नमेंट, ज़्यादा मिनिमम एक कम प्राइस जो कि इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है वो सेट कर देती है, ताकि वो उस प्राइस पे प्रॉफिट कर पाए, ठीक है। तो ये ऐसा नीड अराइज होता है व्हेन गवर्नमेंट फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू लो फॉर द प्रोड्यूसर, बहुत कम है प्रोड्यूसर के लिए। तो मोस्ट वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्राइस फ्लोर आर, कहाँ इम्पोजिशन होता है, एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट, जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं, MSP, ठीक है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट करती है ऐसा। और मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, यानी कि मिनिमम वेज को जैसे मिनिमम वेज लेजिस्लेशन एक बिल आया था, तो उसमें क्या किया था, गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज को सेट करा है, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट का भी है कि मिनिमम वेज है हमारी दिल्ली के अंदर कितने होनी चाहिए, तो मिनिमम वेज जो है गवर्नमेंट को इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट उसको सेट करती है, ठीक है, उस पर हमें उसको हायर करना है या हमें उसको बेचना है सामान को, ठीक है। देखिए ये हमारी डिमांड है, ये हमारा सप्लाई है, ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। इस प्राइस पे ना कुछ लोगों को ना प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स को ये प्राइस बहुत कम होता है उनके लिए, उनको प्रॉफिटेबल नहीं होता, वो लॉस में जा रहे थे, तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, एक मिनिमम यानी इससे कम में तो नहीं बेचना है आपको, इतने में बेचना है, यानी ये मिनिमम प्राइस, लेकिन इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा ये प्राइस। देखिए इस पे देखिए, यहाँ पे डिमांड कितनी है और यहाँ सप्लाई कितनी है, आपको देख के पता चल रहा है कि सप्लाई ज़्यादा है क्योंकि प्राइस अब ज़्यादा है, तो लोग सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन डिमांड कम, लोग मांग ही नहीं रहे, भैया यार प्राइस बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, हम तो नहीं खरीदेंगे, तो क्या होगा, सरप्लस होगा। सरप्लस यानी कि बहुत ज़्यादा अपने में स्टॉक हो गया है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है, तैयार नहीं है, डिमांड नहीं है उसकी। प्राइस फ्लोर का मतलब ये जो लाइन है यही प्राइस फ्लोर है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ना, इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट पॉइंट ई, ये जैसे ये पॉइंट ही है हमारा, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑब्टेन्ड, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो हमने भी डिस्कस किया वही चीज़ है कि सपोज टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर इंटरेस्ट एंड टू प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर फर्दर प्रोडक्शन, गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी OP1 एज द मिनिमम प्राइस, जो हमने प्राइस ऐसी लाइन वाली पढ़ी, नोन एज प्राइस फ्लोर विच इज़ मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ OP, ठीक है।
At this support price OP1 the producer are unwilling to supply. क्यों producers are willing है सप्लाई करने के लिए, while consumers demand only OQ1. देखिए प्रोड्यूसर तो जाता है कि वो Q2 तक बेचे, लेकिन डिमांड सिर्फ Q1 तक की है, OQ1 तक की। तो इससे क्या होगा, देखिए दिस क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ सरप्लस की सिचुएशन हो जाएगी मार्केट में, बिकॉज ज़्यादा प्रोड्यूसर चाहता है बेचना लेकिन सप्लाई डिमांड है नहीं उतनी, विच इज़ इक्विवेलेंट टू AB इन द डायग्राम। देखिए विच इज़ इक्विवेलेंट टू AB, ये A ये B, ये हमारा सरप्लस है, ठीक है, सरप्लस है। तो एक्सेस सप्लाई में बी परचेज बाय द गवर्नमेंट, तो क्या करेगी गवर्नमेंट परचेज कर लेगी ये एक्सेस सप्लाई को, आइदर टू इंक्रीज इट्स बफर स्टॉक और फॉर एक्सपोर्ट, ताकि वो फ्यूचर फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट कर पाए, या एज स्टॉक रख ले ताकि इमरजेंसी के टाइम पे उस ग्रेन्स को हम यूज़ कर लें, ठीक है, और हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाएँ, ठीक है। तो ये तो गवर्नमेंट करती ही है, ठीक है, ये हमारा प्राइस फ्लोर है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज़ दैट व्हेन द प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू सेल ऑल दे वांट टू सेल, जब वो नहीं बेच पा रहे, डिमांड नहीं है, तो क्या करेंगे वो धीरे धीरे ना सस्ते में बेचना चालू करेंगे या इलीगली बेचना चालू करेंगे, इलीगली सेल द गुड और सर्विस बिलो द मिनिमम प्राइस, ठीक है। वो लोग इस प्राइस जो है ना, ये प्राइस जो सेट है इससे कम में बेचना चालू कर देंगे, ठीक है, ताकि अपना सरप्लस क्लियर कर पाए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक जैसे मैंने बताया आपको, बफर स्टॉक क्या होता है, जब नेचुरल कैलामिटी या कोई चीज़ आती है, जब कुछ फूड ग्रेन की शॉर्टेज होती है, तब उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है अपने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के गोडाउन से उन ग्रेन्स को लेती है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ प्राइस चार्ज करके देती है, ताकि हमारी जो शॉर्टेज है ना उसको फुलफिल कर पाए। या मार्केट में मान लीजिए कभी कैलामिटी आ गई, नेचुरल कैलामिटी, या फसल इतनी अच्छी नहीं हुई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इतना अच्छा नहीं हुआ, तो उस टाइम पर वो हमारी जो शॉर्टेज होगा उसको फुलफिल क्या करेगा, ये बफर स्टॉक। बफर स्टॉक इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट to ensure price floor, जैसे price floor, when market price is lower than the government feels should be given to the farmers producer, it purchase the commodity at a higher price, यानी प्राइस को ऊपर फिक्स करा फ्रॉम द फार्मर प्रोड्यूसर सो एज टू मेंटेन स्टॉक ऑफ द कमोडिटी। वो कमोडिटी का स्टॉक बनाना चाहते हैं ज़्यादा प्राइस चार्ज करके। अगर देखिए मार्केट में कोई और नहीं खरीदेगा तो गवर्नमेंट को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही प्राइस को फिक्स करा है ना ज़्यादा, तो गवर्नमेंट को तो खरीदना पड़ेगा। इसीलिए एक MSP का कंसेप्ट भी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, जिसमें गवर्नमेंट जो है कुछ 22 क्रॉप्स को खरीदती है फार्मर्स से एट अ प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। अबव इसको प्राइस सीलिंग कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है, ताकि फार्मर्स को प्रोड्यूसर्स को लॉस ना हो। टू बी रिलीज इन द केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी इन द फ्यूचर। ओके, सो हमने अच्छे से हमने प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लिया, एंड हमने जो शिफ्ट होता है डिमांड और सप्लाई कर्व में उसको भी डिफरेंट जितने भी केसेस थे हमने उसको अच्छे से क्लियर कर लिया। अलॉन्ग विद दैट देखते हैं हम इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज सप्लाई हो गया हमारा, और डिमांड के केस को भी डिस्कस कर लिया। ये सब चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस कर ही ली हैं, ओके। और एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई कर लिया हमने, टेबल के थ्रू समझ लिया, और हमने प्राइस डिटर्मिनेशन एंड मार्केट इक्विलिब्रियम यानी चैप्टर नंबर 11 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। एंड बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ आपको कि आप अभी तक मेरे साथ ही बने रहे। हमने पूरी माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज को कंप्लीट कर लिया है, फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विद नोट्स अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, एंड जो भी मैंने पढ़ाया है आई रियली बोल रहा हूँ मैं आपको कि ये दिल से बोल रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ाया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो आपके लिए एग्ज़ाम में आए और मैंने नहीं पढ़ाई, हर चीज़ मैंने पढ़ाई है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे लिए हो ही गया, हमारा चैप्टर, हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए, पूरे 11 के 11 चैप्टर्स हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करूँगा, जो कि है क्लास 12 के लिए बेनिफिशियल। लेकिन अगर आपको एज अ स्टूडेंट अभी देखना है, आप क्लास 11 में, आपको क्लास 12 देखनी है ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प हो, और क्लास 12 वालों के लिए तो है ही हेल्पफुल, क्योंकि उनकी बोर्ड के एग्जाम्स में हेल्पफुल है और CUET एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको देखना है तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज को भी फॉलो करें। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम पे हम एक कोर्स लॉन्च करेंगे, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट का कोर्स होगा वो, जो सब लोग अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। उस कोर्स में हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स के होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं,
है ना, एवरी न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, उन सबको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना, और आंसर फॉर्मेशन को अच्छे से करेंगे, किस तरीके से हम आंसर फॉर्म कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप जब तक पहले अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए और उस कोर्स का थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है, पहले मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दूँ एंड आपके एग्ज़ाम टाइम पे वो कोर्स लॉन्च होगा, 1-2 महीने पहले, 2 महीने पहले लॉन्च होगा। आप अच्छे से उसको कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के अलावा भी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे फ्यूचर वीडियोज़ में। ओके, सो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।